हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक फाइबर जूट के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने जूट के बारे में पढ़ा नहीं था। सो प्राकृतिक रेशों के अंदर जूट पढ़ रहे हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जूट के बारे में। देखिए, जूट एक रेशा है जो कि आपके जूट के पौधे का जो तना होता है उससे प्राप्त होता है। जूट के पौधे का तना, उससे जूट प्राप्त होता है। इसका कलर कैसा होता है? जूट के जो फाइबर होते हैं उसका कलर येलो कलर का होता है। और रेशे जो होते हैं, इसके रेशे कड़कीले होते हैं, मीन्स के ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल, ध्यान रखिएगा, कड़कीले होते हैं। ठीक है, जिसमें कड़ कड़ की आवाज़ आती है उसको बोला जाता है कड़कीले रेशे। हाथ लगाने पर भी पता चल जाता है। खुरदरा होता है, रुक्ष और कड़ा धागा इससे बनता है। ठीक है, इसके रेशे का इस तरह का जो देखने में ऐसा लगता है। चलिए आगे बात करते हैं जूट की निर्माण प्रक्रिया के बारे में। निर्माण प्रक्रिया में देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाता है आपके। जूट की निर्माण प्रक्रिया की अगर बात करें तो खेती देखते हैं। खेती होती है जूट की उष्ण और नम जलवायु के अंदर इसकी खेती की जाती है। और जूट की खेती के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, पानी इसके लिए ज़्यादा चाहिए होता है। पौधा कैसा होता है? इसका पौधा वार्षिक होता है। सेकंड स्टेप में आता है जूट का पौधा। जूट का पौधा कैसा होता है? वार्षिक, मीन्स कि 1 ईयर लग जाता है इसको तैयार होने में। वार्षिक पौधा है। और उसके अलावा इसकी लंबाई जो होती है 6 to 12 फीट तक की इसकी लंबाई होती है। किसकी? जूट के पौधे की लंबाई की बात की जा रही है, ना कि रेशे की। ठीक है, जूट के पौधे की जो लंबाई होती है वो होती है 6 से 12 फीट तक की इसकी लंबाई होती है। और इसका एक ही तना होता है। जूट के पौधे का जो तना होता है वो एक ही तना होता है। मोटाई की अगर बात करें तो एक फिंगर जितनी इसकी मोटाई होती है। ये एक सिंपल सी जानकारी थी इसके पौधे के बारे में। उसके बाद क्या किया जाता है? जूट के पौधे को गलाया जाता है। ठीक है, गलाने की प्रक्रिया की जाती है। रेटिंग रेटिंग की प्रक्रिया आती है। उसके बाद पहले खेती की जाती है, फिर जूट के पौधे का जो ग्रोथ होती है उसके बारे में बताया गया है कि कैसी होती है, कैसे वातावरण में रखा जाता है। जब पौधा जब पक कर तैयार हो जाता है, जब इसके फूल मुरझाने लगते हैं, उसके बाद इनको क्या करते हैं? जड़ के साथ उखाड़ लेते हैं। और उसके बाद गंदगी पत्ते साफ करके और इसके बंडल में बांध कर इनको धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद इनके पत्ते जो होते हैं और फूल होते हैं वो सूखने के बाद झड़कर अलग हो जाते हैं। फिर रेटिंग की प्रक्रिया की आती है बात। ठीक है, रेटिंग की प्रक्रिया में देखिए 12 से 15 दिन तक इसको क्या किया जाता है? उन बंडलों को पानी के अंदर डालकर रखा जाता है और उनको गलाया जाता है। उनको किस में रखा जाता है? बड़े बड़े टैंक होते हैं या फिर तालाब होते हैं, उसके अंदर इनको बहने वाले पानी के अंदर डाला जाता है। 12 से 15 दिन रखने के बाद इसमें खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, खमीरीकरण की प्रक्रिया जब प्रारंभ हो जाती है तो इस जो तना होता है, जो इसके रेशे जो होते हैं उस पर से सेल्यूलोज और पैक्टिन होता है, उनको बैक्टीरिया खा जाते हैं खमीरीकरण के बाद। ठीक है, और जो छाल होती है वो अलग हो जाती है तने से। ठीक है, उसके अलावा आपके नेक्स्ट फोर्थ आपका आ जाता है स्टेप। क्या किया जाता है? तोड़कर कूट कर इनको रेशों को अलग कर लिया जाता है। मीन्स कि उस प्रक्रिया के बाद क्या होता है? गलाने की प्रक्रिया के बाद ब्रेकिंग एंड स्कॉचिंग की प्रक्रिया की जाती है। रेशों को तोड़कर कूट कर अलग करते हैं। क्या करते हैं? जो भीगे हुए नरम रेशे होते हैं ना, उनको सुखा लिया जाता है। ठीक है, धूप में सुखा लिया जाता है। उसके बाद इनसे तने जो होते हैं, रेशे से तने होते हैं, तने अलग हो जाते हैं। रेशे तने से अलग होने के बाद तनों को करते, बेलन होते हैं, बड़े बड़े बेलन, उनके बीच में से इनको निकाला जाता है। मीन्स कि इनको दबाने की जो प्रक्रिया होती है और इनके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। फिर ये रेशे अलग हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं? इनको कूटा जाता है। ठीक है, स्कॉचिंग की प्रक्रिया की जाती है, कूटा जाता है। कूटने का काम जो होता है मशीनों से भी होता है, हाथों से भी होता है। फिर उसके बाद इनको निकाल लिया जाता है। एक पैडल होता है जिसकी सहायता से इसको घुमाया जाता है। एंड देन रेशे जो होती हैं वो तने से सभी के सभी अलग हो जाते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ में आ जाता है आपके कताई की। कताई किया जाता है। कताई करना मीन्स स्पिनिंग करना। जब ये जो जूट के रेशे होते हैं मैंने आपको बताया, कड़े होते हैं, कड़कीले होते हैं। ठीक है,
इनमें प्रत्यास्थता का, प्रतिस्कंदता का, इन सब चीज़ों का बहुत अभाव होता है। तो इनको जैसे खींचते हैं तो ये एक कट की आवाज़ के साथ जल्दी टूट जाते हैं। तो जो स्पिनिंग की प्रक्रिया की जाती है इस पर, वो स्पिनिंग की प्रक्रिया करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि रेशे कड़कीले होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। और ठीक है, उसके बाद जूट के रेशों जो होते हैं, इनको कताई की प्रक्रिया के बाद रोविंग फ्रेम की सहायता से सूत इनसे तैयार किया जाता है। देन इनको बॉबिन पर लपेट लिया जाता है। बुनाई करना, बुनाई की जाती है। जो बॉबिन पर लपेटे हुए सूत होता है उसके बाद इसकी क्या की जाती है, बुनाई की जाती है। ठीक है, बुनाई का कार्य भी इस तरह के रेशों के लिए, जूट का जब धागा बन जाता है तो बुनाई प्रक्रिया का कार्य भी इस तरह के धागे के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, और इस तरह के जो रेशे हैं, यानी कि जूट का जो रेशा है, इससे थोड़ा मोटा और खुरदरे वस्त्र तैयार होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कठोर होता है, हार्ड सा होता है रेशा, कड़कीला होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसकी जो थी बात। और अब देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ जूट। जूट के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, इसमें एक बात आती है, उत्तम कोटि का एक जूट होता है, वो काफ़ी चमकदार होता है, कोमल भी होता है और आकर्षक भी होता है देखने में, और उनका कलर येलो होता है। ठीक है, और लेकिन उनको पहले ब्लीच करना मुश्किल हो जाता था, लेकिन आजकल ये सब चीज़ें क्या हो गई हैं, आसान हो गई हैं। चलिए, अधिक ताप पर जूट के रेशे नम वातावरण में नष्ट हो जाते हैं। अगर इनको ज़्यादा ताप मिले और वातावरण कैसा हो, नम हो, मीन्स कि आर्द्र वातावरण हो, हल्का गीला वातावरण हो, मॉइस्चर हो जहाँ पर, वहाँ पर क्या है, ये जो रेशे होते हैं नष्ट हो जाते हैं। खनिज अम्लों से जूट गल जाता है, खनिज अम्ल जो होते हैं उनसे जूट गल जाता है, और तीव्र क्षार का भी इस पर क्या पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव भी इनको नष्ट कर देते हैं, क्योंकि नमी युक्त वातावरण में ये रहते हैं, तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं इनके रेशों को क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये जो इसका रेशे नष्ट हो जाते हैं। उपयोग की अगर बात करें तो उपयोग में इसके बोरी बनती है, सेक्स बनते हैं, अब हमने देखा है बोरी जिसको बोलते हैं सेक, और कट्टे कट्टे बनते हैं, और दरियाँ, रस्सियाँ, ये सब चीज़ें इनसे बनती हैं, क्योंकि ये थोड़ा रेशा कड़ा होता है। जल अवरोधक और अग्नि अवरोधक वस्त्र भी इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जल अवरोधक और अग्नि अवरोधक वस्त्र भी इससे बनते हैं। आजकल की अगर बात करें तो एक सिंपल बता देती हूँ मैं। आजकल जो रेशे हैं जूट के, ब्लीच किए गए रेशे जो होते हैं, उनका यूज़ भी आजकल किस में होने लगा है, सूती वस्त्र निर्माण में सूती वस्त्र के निर्माण प्रक्रिया के अंदर जब ताने बाने के बीच में गैप होता है, लाइक दिस, इस तरह से जो ये गैप होता है, इनको भरने के लिए भी ब्लीच किया गया जो आपके जूट होता है उसका काम लिया जाता है। ठीक है, सो आजकल तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं। तो ये था हमारा जूट। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हम देखते हैं कापोक। ये आपके प्राकृतिक रेशे जो थे, प्राकृतिक रेशों में जो आपके बीज वाला रेशा था, कपास के बारे में हमने पढ़ लिया था, कापोक हमारा रह गया था। सो चलिए इसके बारे में देखते हैं। कापोक के जो रेशे होते हैं, पीले रंग के रेशे होते हैं ये। ठीक है, ये कापोक के जो वृक्ष होता है, कापोक का जो पेड़ होता है, उससे प्राप्त किए जाते हैं, और इन रेशों के जो फल पक जाते हैं तो इनको उस पर से तोड़कर रेशे निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, और इस रेशे की खास बात यह है कि ये कपास से जो होते हैं उच्च कोटि के होते हैं। ये कपास से उच्च कोटि के होते ज़रूर हैं, लेकिन इनके वस्त्र नहीं बनाए जा सकते। और क्यों नहीं बनाए जा सकते? क्योंकि इनके जो रेशे होते हैं उसके अंदर आपके ऐंठन का जो गुण होता है वो नहीं होता, क्योंकि इसके रेशे जो होते हैं उसमें हम ऐंठन नहीं डाल सकते। इस तरह से हम इसमें ऐंठन नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके अंदर ऐंठन का सख्त अभाव होता है, जिसकी वजह से कापोक के जो रेशे होते हैं उनके वस्त्र नहीं बन सकते। ठीक है, लेकिन इनका यूज़ किस में होता है? देखिए, इसका यूज़ आपके होता है चटाई बनाने में, मैट्स बनाने में, जीवन रक्षक पेटियां बनाने में। उसके अलावा इनका जीवन रक्षक पेटियां मीन्स कि लाइफ सेविंग बॉक्सेस जो इनसे बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो पिल्लोज होते हैं, बिस्तर होता है, उसमें इनके जो रेशों को भरा जाता है। ध्वनि अवरोधकता में, ठीक है, ध्वनि अवरोधकता में इसका यूज़ होता है, मीन्स कि साउंड प्रूफिंग में इनका यूज़ होता है, और नमी अवरोधकता में भी इसका
यूज़ होता है नमी अवरोधकता, ध्वनि अवरोधकता के साथ साथ इसका नमी मीन्स कि मॉइस्चर रेजिस्टेंस में का इसके अंदर विलक्षण और अच्छा गुण पाया जाता है। ठीक है, ध्वनि अवरोधकता। उसके अलावा इसको वायुयानों में के लिए भी इसका ध्वनि अवरोधकता के लिए इसका यूज़ वायुयानों में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपके कापोक। हेम्प की अगर बात करें तो हेम्प जो रेशा है आपका, ये आपके तने वाले रेशे के बीच में आता है, जिसमें हमने आपके लीनन पढ़ लिया, जूट पढ़ चुके हैं हम तने वाले रेशे में। सो जो बाकी के तने वाले रेशे हैं वो हम बात कर रहे हैं इनकी। हेम्प जो है वो आपके कैनबिस सटाइवा के पौधे से के तने से प्राप्त होता है, ये आप नाम ध्यान रखिएगा। हेम्प का जो रेशा है वो कैनबिस सटाइवा के पौधे से प्राप्त होता है। इसका यूज होता है आपके सबसे ज्यादा कागज बनाने में। ठीक है, ये रेशा सीधा होता है, एकदम चमकदार होता है। और इसके अलावा लेकिन इसके अंदर कुछ कड़ा भी, रुक्ष भी, खुरदरा भी होता है। इसके रेशे जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन वस्त्र बनाने के लिए इनका यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि वस्त्र बनाने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वो गुण जो हैं आपके इस रेशे के अंदर नहीं पाए जाते। मीन्स कि जो तने वाले रेशे हैं उनके अंदर वो गुण नहीं पाए जाते। ठीक है, जिसमें आपके सिर्फ एक लीनन जो था उससे उससे उसका यूज़ होता है। इसके अलावा हेम्प देखिए कागज बनाने में सर्वाधिक यूज़ होता है। वस्त्र इसके नहीं बनाए जा सकते, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वस्त्र के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वो इसमें नहीं होती है। गलीचे बनाए जाते हैं, पायदान बनाए जाते हैं, कालीन, रस्सी, बेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके आ जाता है इसके अंदर रेमी। ठीक है, रेमी जो है, रेमी आपके होता है नेटेल के तने से प्राप्त। रेमी के रेशे जो होते हैं वो नेटेल नाम का एक पौधा होता है, नेटेल नाम का एक पौधा होता है, उसके तने से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस तरह के जो रेशे होते हैं रेमी रेशे, वो चमकदार भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं। ठीक है, और इस रेशे की एक खास बात यह है कि इस रेशे को चीन में रेमी के रेशे को चाइना ग्रास, नाम ध्यान रखिएगा, चाइना ग्रास, ओके, या फिर रेह बोलते हैं, रेह, इस नाम से भी इस रेशे को जाना जाता है, लेकिन कहाँ पर? चीन में। ठीक है, नेटेल के पौधे के तने से ये रेशा हमें प्राप्त होता है। इस रेशे की खास बात यह है कि इसमें अवशोषण क्षमता जो होती है, इसमें एब्जॉर्प्शन पावर जो होती है वो लीनन और कपास से ज़्यादा होती है। और एब्जॉर्प्शन पावर इसकी ज़्यादा होने की वजह से इसका यूज़ आपके टेबल क्लॉथ यानी मेज पोस्ट जिसको बोलते हैं, नैपकिन्स बनते हैं इसके, ट्रे क्लॉथ बनता है। ठीक है, क्या? क्योंकि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होती है इस वजह से। नेक्स्ट आपके चलते हैं सन। सन का जो रेशा है, सन के रेशे का यूज़ किस में होता है? सन के रेशे जो होते हैं वो सन के पौधे से ही प्राप्त होते हैं। देखिए नाम से समझ जाइएगा, सन का जो रेशा है वो सन नाम का पौधा है, उसी के तने से प्राप्त होते हैं, उसी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इस रेशे के जो इस पौधे से जो प्राप्त रेशा होता है, मीन्स कि जो सन का रेशा होता है, इसको भी क्या किया जाता है, जूट के पौधे की तरह ही इसको गलाया जाता है और इनके तने से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि इसमें तनाव सामर्थ्य का भी अच्छा गुण होता है, इसमें तनाव सामर्थ्य अधिक होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ, इसकी टेंसिल जो स्ट्रेंथ होती है वो अधिक होती है। सो इसका क्या बनता है, गलीचे, पायदान बनाए जाते हैं, सूतली बनती है, सूतली आप जानते ही होंगे, और कालीन बनता है। कागज उद्योग व मछली के जाल बनाने में इसका अधिक उपयोग, देखिए इसका उपयोग जो मछली है उसके जाल बनाने में इसका यूज ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया तनाव सामर्थ्य अधिक होता है। ये रेशे जो होते हैं मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपके कोयोर। कोयोर की अगर बात करें, कोयोर का जो रेशा है वो नारियल की छाल से प्राप्त किया जाता है, नारियल की छाल से प्राप्त किया जाता है आपके कोयोर का रेशा। और इस रेशे की जो लंबाई होती है वो होती है आपके 10 इंच तक के लंबे होते हैं ये रेशे। ठीक है, 10 इंच, ध्यान रखिएगा, 10 इंच तक की इनकी लंबाई होती है। इनको भी सेम उसी तरह से पानी में डालकर इनको गलाया जाता है, कंघी की जाती है, इनके रेशे को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, ये इसका सिंपल सा एक प्रोसेस जो पहले भी बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, और इससे क्या बनता है,
जहाज के रस्से, ठीक है। कुएं से पानी खींचने की रस्सी बनाई जाती है। चटाई, मैट्स जिसको बोलते हैं, पायदान बनाए जाते हैं। दरिया और गलीचा, दरिया बनाई जाती है, गलीचे बनते हैं। तो ये जो तने वाले जो रेशे हैं उन सबसे मोस्टली ये चीज़ें बनती हैं। उसके बाद आपके आ जाता है सीसल। सीसल की अगर बात करें, सीसल आपको मिलता है अगावा की पत्तियों से, ठीक है। सीसल जो है वो पत्ती से प्राप्त होने वाला रेशा है। हमने जो तने वाले रेशे थे कोयोर तक पढ़ चुके हैं। एक हमने बीज वाला रेशा पढ़ा जिसको कापोक बोलते हैं। और आपके अब आता है पत्तियों वाले रेशे में जो रह गए थे हमारे, वो है सीसल और पिन्ना। सीसल मिलता है हमें अगावा की पत्तियों से, ठीक है। सीसल के रेशे को क्या किया जाता है, सीसल के पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। सीसल के रेशे जो होते हैं सीसल के पौधे से प्राप्त होते हैं। उसके बाद इनको क्या किया जाता है, हाथों से तोड़ा जाता है, खुरचा जाता है और सावधानी से इनसे रेशे निकाले जाते हैं इनकी पत्तियों से। इससे आपके बनता क्या है, उत्तम कोटि की रस्सी बनाई जाती है, सूत बनाया जाता है, ठीक है। सो इसलिए इन कामों में इनका यूज होता है। फिर आ जाता है आपके पिन्ना। पिन्ना प्राप्त किया जाता है अनानास की पत्तियों से, ठीक है। पिन्ना प्राप्त किया जाता है अनानास की पत्तियों से। इसके जो रेशे होते हैं आपके मुलायम भी होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, चमकदार होते हैं, कोमल भी होते हैं। इसके रेशे जो हैं वो आर्द्रता अवशोषण की क्षमता जो होती है इसकी, वो आपके कपास के जैसी ही होती है। पिन्ना जो होता है, पिन्ना के रेशे की जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है वो कपास के जैसी ही होती है, ठीक है। इनसे भी क्या बनाया जाता है, बैग्स बनते हैं, चटाई बनती हैं। सो ये सब चीज़ें इनसे बनाई जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो था वो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर में जो डिटेल्स थी सभी फाइबर्स की वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट आपके लिए मैं टॉपिक लेकर आऊँगी अभी धागे के से रिलेटेड, यानी कि यान, कैसे कैसे यान से फैब्रिक कैसे बनता है। सो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।